भारत माता की इनकलाब इनकलाब। जाग गया भाई, जाग गया। मंच पर बैठे हुए, सामने बैठे हुए सभी आम आदमी, आम औरतों, आम बच्चों, आम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सबको मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोग देख रहे हो कि पिछले 2 साल से अन्ना जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में आंदोलन चला। देखा सब लोगों ने। क्या मांग रहे थे लोग? इस देश के लोग सरकार से क्या मांग रहे थे? लोग कह रहे थे कि एक सख्त कानून पास करो भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक ऐसा कानून पास करो कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए। आज कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया, उसको जेल नहीं, बेल हो गई। कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश के अंदर जो भी भ्रष्टाचार करता है उसको जेल नहीं होती, बेल हो जाती है। तो ये मांग कर रहे थे देश के लोग 2 साल से। कितने सारे लोग सड़कों के ऊपर उतरे, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। रामलीला मैदान में कितने लोग पहुंचे। एक जन लोकपाल बिल पास करो। इस जन लोकपाल बिल में मोटी मोटी 2 बातें थी। पहली बात कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो 6 महीने में उसकी जांच पूरी होनी चाहिए, 1 साल के अंदर उसका मुकदमा पूरा होना चाहिए, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर भ्रष्टाचारी आदमी को जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात इस कानून में लिखी थी, जब हम लोग दफ्तर में काम कराने जाते हैं, सरकारी दफ्तर में कुछ भी काम कराना हो, जैसे अभी संजय भाई ने बताया, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, इनकम टैक्स रिफंड, कुछ भी काम करवाना हो, हर काम करवाने के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? देने पड़ते हैं पैसे। इस कानून में हम लोगों ने लिखा था कि हर काम की समय सीमा तय करो कि ये काम इतने दिन में बनेगा, जाति प्रमाण पत्र इतने दिन में बनेगा, ये इतने दिन में बनेगा। अगर वो अफसर उतने दिन में काम ना करे तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस अफसर को के ऊपर पेनल्टी लगाए, उसकी तनख्वाह में से काटे और आपको वो तनख्वाह उसकी मुआवजे के रूप में दिया जाए। गलत तो नहीं है? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था पहले। अगर 2 लोगों की तनख्वाह कट गई, 2 अफसरों की तनख्वाह कट गई, ये सारे सीधे हो जाएंगे, सारे काम करना चालू कर देंगे, रिश्वतखोरी भूल जाएंगे ये लोग। अब इनकी तनख्वाह भी पक्की है, तरक्की भी पक्की है, नौकरी भी पक्की है, सब पक्का है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 साल तक झक मारते रहे, लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतरे, करोड़ों लोगों ने मांग की, लेकिन सरकार ने दोनों बातें मानने से मंजूर कर दिया। अब मनमोहन सिंह जी लोकपाल बिल लेके आए हैं, पढ़ा होगा आपने अखबारों के अंदर, पढ़ा है सब लोगों ने। मनमोहन सिंह जी लोकपाल बिल लेके आए हैं। इस लोकपाल बिल में क्या लिखा है? सरकारी लोकपाल बिल में जो मनमोहन सिंह लेके आए हैं, इसमें लिखा है कि एक लोकपाल नाम की संस्था बनाई जाएगी। उस संस्था के पास लाल बत्ती की गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे, एयर कंडीशन दफ्तर होगा, लेकिन उसको जांच करने की पावर नहीं होगी। आप अगर उसको शिकायत करोगे भ्रष्टाचार की तो वो उसकी जांच नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से दुनिया में पहला लोकपाल बन रहा है, किसी भी देश में ऐसा लोकपाल नहीं बना, पहला लोकपाल बन रहा है जो भ्रष्टाचार की शिकायतें तो लेगा लेकिन जांच नहीं कर सकता। वो भ्रष्टाचार की शिकायत को सीबीआई को भेजेगा, सीबीआई जांच करेगी, और सीबीआई सरकार के कंट्रोल में, सीबीआई कलमाडी के कंट्रोल में, सीबीआई राजा के कंट्रोल में, सीबीआई कनिमोई के कंट्रोल। जांच कैसे करेगी सीबीआई? तो सीबीआई को नहीं छोड़ना चाहते ये लोग। दूसरा इस कानून में लिखा है, कई लोग ये कह रहे हैं, हमसे बात करते हैं कि जी कुछ तो हो रहा है, हो जाने दो कुछ, एक कदम तो आगे बढ़े। एक कदम आगे नहीं बढ़े, 2 कदम पीछे जा रहे हैं। इस कानून को अगर आप पढ़ो, इस कानून में लिखा है, ऐसी व्यवस्था की है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को सजा हो ही नहीं सकती अगर यह कानून आ गया तो। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार यह कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि तकलीफ ना हो जाए इनको। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। तो अब राजा को सरकार फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार
बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार की आप शिकायत करोगे तो एफआईआर दर्ज करने के, एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, एफआईआर दर्ज करने के पहले उस भ्रष्टाचारी को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, सारे सबूत दिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि सर जी बताइए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों ना की जाए। अगर कोई मर्डर कर दे, अभी गैंगरेप केस हुआ था, तो क्या उन सारे रेपिस्ट को सरकार ने नोटिस भेज के पूछा था आपके खिलाफ एफआईआर क्यों ना दर्ज की जाए? कोई मर्डर करता है उससे, कोई चोरी करता है उससे सरकार पूछती है आपके खिलाफ एफआईआर क्यों ना दर्ज की जाए? तो ये भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार के मन में इतना दर्द क्यों है? और मैं एक जज साहब से बात कर रहा था, जस्टिस हेगड़े से, वो कहते हैं कि अगर आपने सारे सबूत पहले ही दिखा दिए उसको, भ्रष्टाचारी को, तो वो तो सारे सबूत खत्म कर देगा, सारे गवाहों को खत्म कर देगा। आपकी जांच शुरू नहीं हुई, एफआईआर हुई नहीं है और सारे सबूत आप उसको दिखा दो। हम लोग इनकम टैक्स में रेड मारने जाया करते थे, सीबीआई भी रेड करती है। अब रेड करने के पहले भ्रष्टाचारी को एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि आपके घर में हम रेड मारने क्यों ना आ जाएं। वो कहेगा आ जाओ जी, 2 दिन बाद आ जाना, मैं 2 दिन में तैयारी कर लूंगा सारी। ये मनमोहन सिंह जी का लोकपाल कानून लेके आ रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग, राजनीति कर रहे हैं लोग। 1 साल बाद चुनाव है ना, अब ये दिखाना चाहते हैं हम लोकपाल बिल ले आए, लेकिन बेवकूफ नहीं है इस देश की जनता। हम घर घर जाएंगे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे मीटिंग करेंगे और जनता को बताएंगे राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार दूर नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार बढ़ाने की अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर ऐसा कानून आ गया तो आपको लगता है एक भी भ्रष्टाचारी को जेल होगी? एक भी आदमी को जेल नहीं हो सकती। ये कानून लेके आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा। मजबूरी थी हम लोगों की, हम आना नहीं चाहते थे राजनीति। हम नेता नहीं है, हमको राजनीति नहीं आती, इनके जोड़ तोड़ नहीं आते हम लोगों को, सीखना भी नहीं चाहते हम लोग। हम भी आम आदमी हैं। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 1 बार मैंने अनशन किया, 10 दिन भूखे रहे, गिड़गिड़ाए इन लोगों के सामने, हाथ जोड़े इन लोगों के सामने, सारी पार्टियों से जाके मिले, ये नहीं माने। तो धीरे धीरे लगने लग गया ये नहीं मानने वाले, सारी पार्टी वालों ने चोरी कर रखी है, सारी पार्टी वालों ने डाका डाल रखा है। जब तक इस देश की राजनीति नहीं साफ की जाएगी तब तक ये भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं देने वाले। इसलिए हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा, हमारी मजबूरी थी राजनीति में आने, इसलिए ये आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी कि अब इस पूरी की पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंका जाएगा, अब पूरे के पूरे इन सारी पार्टियों को उखाड़ के फेंका जाएगा, इसलिए राजनीति के अंदर आना पड़ा। मैं अभी नजफगढ़ गया था, घर घर गया, कई महिलाओं से मिला, सब कह रही थी कि अब जीना मुश्किल हो गया। यहां भी बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, अब बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, रसोई चलाना मुश्किल हो गया, इतनी महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है? रोज बिजली के दाम बढ़ा देते हैं, पानी के दाम बढ़ा देते हैं, डीजल के दाम कह रहे हैं अब हर महीने डीजल के दाम बढ़ाएंगे अगले 10 महीने तक। ट्रेन का किराया अभी 10 दिन पहले बढ़ाया था, अब फिर बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं अब फिर बढ़ाएंगे ट्रेन का किराया। डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दी, पानी बढ़ा दिया, ट्रेन का किराया, सबके दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों महंगाई हो रही है इतनी? सोचा कभी आप लोगों ने क्यों महंगाई हो रही है? एक ही कारण है और वो है भ्रष्टाचार। और मैं ये वैसे ही नहीं कह रहा, आज सबूत लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने, ये सारी फाइलें लेके आया हूं दिखाने के लिए कि भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई हो रही है, हम लोगों को लूट रहे हैं ये लोग, इसलिए महंगाई हो रही है। सबसे पहले बिजली की बात करते हैं। बिजली के बिलों से कौन कौन लोग परेशान है? ईमानदारी से बात बताएं, कौन कौन परेशान है बिजली के बिल से? कई सारे पीछे हैं, शायद वो परेशान नहीं है, उनके हाथ नहीं खड़े हुए, तो कई लोग शायद परेशान नहीं है, लेकिन आम जनता परेशान है। 2002 के पहले, आप सब लोगों को पता होगा, 2002 के पहले बिजली सरकारी डिपार्टमेंट होता था। 2002 में प्राइवेटाइजेशन किया गया। क्यों किया गया प्राइवेटाइजेशन? सरकार ने कहा कि दिल्ली में 55% बिजली की चोरी हो रही है, अगर प्राइवेट में आ जाएगा तो बिजली की चोरी रोकेंगे, और बिजली की चोरी रुकेगी तो हमारी आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी कि तो दिल्ली के अंदर बिजली के बिल कम होंगे। यह सरकार ने 2002 में कहा था। आज 2013 हो गया, 55% बिजली की चोरी होती थी, आज 15% पे आ गई है बिजली की चोरी, कम हो गई है दिल्ली के अंदर बिजली की चोरी। 40% बिजली की चोरी हो गई। आपके बिल कम हुए क्या? नहीं हुए, बिल तो दुगने हो गए। तो ये सारा पैसा गया कहां? 40% बिजली की चोरी कम हुई
तो ये सारा पैसा गया कहाँ? ये सारा का सारा पैसा ये टाटा और अंबानी की जो बिजली कंपनियां, ये सारा का सारा पैसा लूट के ले गई। ये सारा जो बिजली का निजीकरण हुआ, ये सारा पैसा इनके पास चला गया। 2010 के अंदर दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कौन तय करता है? एक संस्था है DERC, अभी भाई ने बताया DERC करके एक संस्था है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यह संस्था बिजली के दाम तय करती है कि कितने बिजली के दाम होंगे। 2010 में इस संस्था का चेयरमैन था बरजिंदर सिंह, बहुत ही ईमानदार आदमी था। 2010 में ये कंपनियां गई बरजिंदर सिंह के पास, कहती है जी हमारा 630 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, आप बिजली के दाम बढ़ाओ। बरजिंदर सिंह ने इनके सारे अकाउंट्स मंगवाए, सारे अकाउंट्स देखे तो बरजिंदर सिंह का तो माथा ठनक गया। वो कहता है घाटा नहीं हुआ, इनको तो 3,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। 630 करोड़ रुपए का जो ये घाटा दिखा रहे हैं, ये झूठा घाटा दिखा रहे हैं। 3,577 करोड़ रुपए का फायदा हुआ इन कंपनियों का। तो उन्होंने कहा दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने नहीं चाहिए, घटने चाहिए। तो उन्होंने एक ऑर्डर बनाया, ऑर्डर में लिखा कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम 23% घटने चाहिए। उन्होंने ऑर्डर बनाया कि दिल्ली के अंदर 23% बिजली के दाम घटने चाहिए। यह उस ऑर्डर की कॉपी है। यह कॉपी बड़ी मुश्किल से मिली हमको। यह ऑर्डर की कॉपी केवल कांग्रेस के पास थी और पिछले साल सितंबर के महीने में बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जी के भी ऑफिस में आ गई थी, लेकिन वो लोग इस कॉपी को दिखा नहीं रहे थे। हमने कई बार कहा भाई इस कॉपी को दिखाओ कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम होने चाहिए, उस ऑर्डर की कॉपी जनता के सामने आनी चाहिए। दोनों बीजेपी कांग्रेस दोनों ने दिखाया। फिर अब हमने राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल की, बड़ी मुश्किल से इस कॉपी हमारे हाथ लगी है। आज हमने सारी वेबसाइट पे डाल दी है, ये सब देख लेना इसको। ये ऑर्डर 5 मई 2010 की सुबह पास होने वाला था कि दिल्ली में बिजली के दाम 23% घटने चाहिए। और इस ऑर्डर में एक और चीज लिखी है, बड़ी मजे की बात है, एक पैराग्राफ लिखा है बरजिंदर सिंह जी ने। उन्होंने कहा है कि मैं तो इस साल बिजली के दाम कम कर रहा हूं, लेकिन इन कंपनियों को आने वाले सालों में इतना ज्यादा फायदा होने वाला है कि अगले 5 साल तक दिल्ली में बिजली के दाम कम 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 होने चाहिए। इसी ऑर्डर के अंदर लिखा है। जिसको इसकी कॉपी चाहिए हमारी वेबसाइट से ले लेना। यह ऑर्डर 5 मई 2010 की सुबह पास होने वाला था। ये कंपनियां दौड़ी दौड़ी शीला दीक्षित के पास चली गई। शीला दीक्षित ने 4 मई 2010 की शाम को कुछ घंटे पहले बरजिंदर सिंह को चिट्ठी लिख के कहा कि आप ये ऑर्डर पास नहीं करोगे, इस ऑर्डर को दबा दिया जाए। ये वो चिट्ठी है शीला दीक्षित ने जो लिखी थी इन बिजली कंपनियों को। ये उस चिट्ठी की कॉपी है जो शीला दीक्षित ने बिजली कंपनियों को लिखी थी। एक एक चीज का सबूत है हमारे पास। तो शीला दीक्षित को क्या पड़ी थी भाई? शीला दीक्षित ने क्यों लिखा बिजली? अगर बिजली के दाम दिल्ली में कम हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री को तो खुश होना चाहिए था, वोट तो हमसे लेके गई है। तो शीला दीक्षित ने क्यों लिखी है चिट्ठी? क्यों बिजली के दाम कम करने वाला ऑर्डर दबाया? जरूर कुछ ना कुछ पैसा खाया होगा, है कि नहीं? मैंने एक मीटिंग में बोल दिया था भाई शीला दीक्षित इन बिजली कंपनियों की दलाली कर रही हैं, तो मेरे खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजा है उन्होंने। शीला दीक्षित ने मानहानि का नोटिस भेजा है कि मैंने उनकी मानहानि की है। मानहानि मैंने की है कि वो अपने कुकर्मों से अपनी मानहानि कर रही है? आज अगर वो शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम कर दे तो सारी जनता उनको अपने सर कंधों पे बिठा लेगी, सारी जनता उनका मान बढ़ाएगी, सारी जनता उनका जयकारा करेगी। लेकिन अगर आप बिजली के दाम दिल्ली के अंदर बढ़ाओगे और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया तो आम आदमी आपके मान की हानि करेगा ही करेगा। हर आदमी, गली गली में लोग बोल रहे हैं कि दलाली कर रही है शीला दीक्षित। तो यह ऑर्डर पास होने वाला था, यह ऑर्डर शीला दीक्षित ने रोक दिया। प्रशांत भूषण जी जो आम आदमी पार्टी के वकील हैं, उन्होंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ केस कर दिया हाईकोर्ट के अंदर। 1 साल के अंदर हम लोग वो केस जीत गए। शीला दीक्षित के खिलाफ हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त आदेश पारित किया और उनको कहा कि आपके पास पावर नहीं है इस तरह से ऑर्डर रोकने की, आगे से इस तरह से ऑर्डर मत रोक देना। लेकिन साथियों हमारी किस्मत खराब थी। 1 साल के बाद बरजिंदर सिंह जी रिटायर हो गए और शीला दीक्षित ने DRC के अध्यक्ष के रूप में सुधाकर नाम के एक आदमी को लेके आई जो शीला दीक्षित का पिट्ठू था और इन बिजली कंपनियों का दलाल निकला। वो सुधाकर ने आते ही
एक साल पहले ब्रिजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कम होने चाहिए दाम, 3,500 करोड़ का फायदा हुआ इन कंपनियों को। सुधाकर जी ने आते ही दिल्ली के अंदर 2011 में 22% दिल्ली के दाम बढ़ा दिए बिजली के, और अगले साल उन्होंने 32% बिजली के दाम बढ़ा दिए। टोटल ऐड करके देख लो, आज दिल्ली के अंदर जितना बिजली का बिल होना चाहिए उससे दुगना बिजली का बिल आप हर महीने दे रहे हो। हमने एक पैम्फलेट बनाया, ये पैम्फलेट बटा नहीं है शायद आप लोगों के पास, उसमें हमने सारी कैलकुलेशन करके दिखाई है। पीछे से पैम्फलेट जरूर लेके जाना, सारी कैलकुलेशन की है कि आपने पिछले 2 साल के अंदर इन बिजली कंपनियों को कितने हजार रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। हमारी मांग है कि वो सारा पैसा आपको रिफंड करना चाहिए। हमारी मांग है कि ये बिजली के बिल आधे किए जाएं। जैसे ही सुधाकर जी आए, इन बिजली कंपनियों ने अपना घाटा ज्यादा बढ़ा बढ़ा के दिखाना चालू किया। कैसे बढ़ा बढ़ा के दिखाना चालू किया? इन बिजली कंपनियों ने यह दिखाया, जो जो इनके पास पैसा आ रहा था, आमदनी हो रही थी, वो सारा 2 नंबर में ले रहे थे। आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली जल बोर्ड का उन्होंने दिखाया कि दिल्ली जल बोर्ड में बिजली की खपत 0 है। दिल्ली जल बोर्ड से बिजली का आमदनी 0 है। दिल्ली जल बोर्ड में बिजली की खपत नहीं होती है। मानने वाली बात है, ये इनके अंदर लिखा हुआ है सारे कागजों में। हमने दिल्ली जल बोर्ड से पूछा तो दिल्ली जल बोर्ड ने बताया, जिस साल इन बिजली कंपनियों ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड से हमको 0 आमदनी है, उस साल दिल्ली जल बोर्ड ने इनको 350 करोड़ रुपए दिए थे बिजली के। 350 करोड़। दिल्ली जल बोर्ड कहता है हमने बिजली कंपनियों को 350 करोड़ रुपए दिए। बिजली कंपनी कहती है हमको कोई आमदनी नहीं हुई, इनसे 0 आमदनी हुई। तो वो पैसा गया कहां? सारा का सारा बाहर की बाहर ले लिया, किताबों में लिखा ही नहीं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से बिजली कंपनियां कहती है हमको 0 आमदनी होती है। दिल्ली एयरपोर्ट पे बिजली नहीं लगती क्या? वहां से कहती है 0 आमदनी होती है। तीसरी बात, पूरे दिल्ली की इंस्पेक्शन करवाई। पिछले साल इन बिजली कंपनियों की इंस्पेक्शन हुई। दिल्ली के 10% उपभोक्ता, उनका 0 बिजली का बिल दिखा रखा है इन कंपनियों ने। तो जब उन उपभोक्ताओं के घर जाके पूछा गया तो कहते हैं हमने तो दिया था जी बिजली का बिल। इसका मतलब 10% लोगों का बिजली का बिल ये कंपनियां 2 नंबर में दिखा रही हैं। उनको अपनी बुक्स के अंदर नहीं लेके आ रही, अपने हिसाब के अंदर नहीं दिखा, इसलिए ये लॉस दिखा रही हैं। सुधाकर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनको तो लाया ही इसलिए गया था। शीला दीक्षित सुधाकर को ले आई, अब शीला दीक्षित को कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, अब तो सारा सुधाकर करता है और उनको पैसे पहुंचाता है। सुधाकर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। बड़ी मजे की बात यह है कि 2010 तक ये बिजली कंपनियां, जब तक बरजिंदर सिंह थे, ये बिजली कंपनियां दिखा रही थी कि उनको घाटा हो रहा है। 2010 में जैसे ही बरजिंदर सिंह गए, वैसे ही इन कंपनियों ने दिखाया कि हमारा घाटा बढ़ता जा रहा है। अचानक घाटा बढ़ना चालू हो गया। ये मैं दिखाता हूं आपको, बड़ी मजेदार बात है। अलकनंदा के अंदर बरजिंदर सिंह जी थे, तब तक 1% पे आ गया था घाटा। जैसे ही वो गए, अगले साल घाटा बढ़ के 9% हो गया। बिजली की चोरी 9% हो गई, पहले 1% हो गई थी। नेहरू प्लेस के अंदर बिजली की चोरी 3% तक पहुंच गई थी, उनके जाने के बाद 10% हो गई बिजली की चोरी। अचानक कैसे बढ़ गई भाई बिजली की चोरी? और अगर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो घाटा जनता क्यों भुगते? ये सारी मेरे पास पूरे दिल्ली के रीजन वाइज डिटेल है। हर रीजन के अंदर कंपनियों ने दिखाया कि घाटा हो रहा है, बिजली की चोरी बढ़ती गई। सुधाकर जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए आपके बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी मजे की बात, इन रिलायंस अनिल अंबानी ने अपनी एक और कंपनी खोल ली। अब ये क्या करते हैं, जो यमुना क्या है, BYPL और BSCS की जो 2 कंपनियां हैं, ये BSCS की दोनों कंपनियां अपनी कंपनी को महंगे में बिजली खरीदती हैं और सस्ते में बिजली बेच देती हैं। आज सस्ते में बिजली बेची, कल महंगी खरीद ली, आज सस्ते में बेची, कल महंगी। इस तरह से रोज ये घाटे पे घाटा कागजों के अंदर जनरेट करती जा रही हैं। ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये सारे कागज है हमारे पास। 1 रुपए 48 पैसे में 35 करोड़ यूनिट बिजली बेची और 2 रुपए 72 पैसे में 40 करोड़ बिजली खरीद ली, यूनिट बिजली खरीद ली। 50 करोड़ का घाटा इन्होंने एक दिन में ही बस लिया बेची में दिखा दिया। ना तो बिजली बेची थी, ना बिजली खरीदी थी, वो तो कागजों में ही दिखाना था। अपनी कंपनी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को महंगे में बिजली बेच रही है और सस्ते में खरीद रही है, तो जबरदस्ती घाटा दिया। 50 करोड़ का घाटा है इसके अंदर।
इसलिए आपकी बिजली महंगी है। समझ में आया? बिजली महंगी इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार है। और केवल जनता को नहीं चूस रही है बिजली कंपनियां, इनके अंदर 35,000 लेबर है जो ठेके की लेबर है। उनकी यूनियन के पास मैं गया था, बहुत ही बुरे झुग्गियों में रहती है लेबर। उनसे 9,000 रुपए के ऊपर अंगूठे पे साइन कराए जाते हैं और 3,000 उनको दिए जाते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा, ये भी बता रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 9,000 रुपए पे साइन कराते हैं, 3,000 रुपए इन लोगों को देते हैं। ये सारा पैसा इकट्ठा करके अनिल अंबानी कहां ले जाता है? स्विस बैंकों में ले जाता है। उसकी भी मैं आज नंबर लेके आया हूं, अभी बताऊंगा आपको। आज सब कुछ पोल खुलेगी यहाँ पे, पटेल नगर में सारी पोल खुलेगी आज यहाँ पे। इसलिए बिजली महंगी हो रही है। पानी क्यों महंगा हो रहा है, कभी सोचा आप लोगों ने? इसकी और ही बड़ी मजेदार कहानी है पानी की। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार महीने में 45 किलोलीटर पानी इस्तेमाल करता है। 2004 में एक आम आदमी के परिवार को 74 रुपए महीना पानी का बिल देना पड़ता था। आज वो बिल बढ़ के 1,350 रुपए हो गया, 1,355 रुपए महीना। क्यों हो गया 1,350 रुपए? ये भी भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूं आपको। एक सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सुना है आप लोगों ने? ये सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक फ्रांस की कंपनी ने बनाया, डेग्रेमोंट नाम की कंपनी ने, वही चला रही है अभी कंपनी। उस कंपनी को सरकार 90 एमजीडी पानी, एमजीडी मतलब मिलियन गैलन पर डे, आप मान लो 90 लीटर पानी, 90 लीटर पानी सरकार कच्चा पानी देती है सफाई करने के लिए। तो अगर 90 लीटर पानी सफाई करने के लिए दिया तो साफ होके कितना निकलना चाहिए? 85, 80, इतना ही निकलना चाहिए ना। आपके घर में भी फिल्टर होगा, फिल्टर में जब आप पानी डालते हो तो कितना कम ही निकलता है थोड़ा। यहाँ पे सरकार 90 लीटर पानी देती है, उसमें से 140 लीटर निकलता है। ये कागज है हमारे पास। ये तो बड़ी मजे की बात है, चमत्कार है। ये शीला दीक्षित के टाइम में चमत्कार हो सकता है। ऐसा अगर हमारे देश में आ जाए तो पानी की समस्या ही खत्म हो जाए। 1 लीटर डालो 20 लीटर पानी निकलेगा। ये सोनिया विहार में हो रहा है। तो निकलता तो वहां से 85 है, लेकिन 140 क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उस कंपनी को 140 लीटर की पेमेंट कर दी जाती है। फर्जी बिल बनते हैं, फर्जी बिल बनते हैं, 140 लीटर की पेमेंट कर दी जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है, फिर कहते हैं भाई 140 लीटर पानी दिया था, लेकिन 85 लीटर के बिल आए तो बाकी पानी लीक हो गया, तो फिर वो पाइपलाइन बदलने का ठेका दे दिया उसी कंपनी को। उसके भी कागज है हमारे पास। उसी कंपनी को, जो कंपनी पानी की चोरी कर रही है, फर्जी बिल बना रही है, उसको फिर पाइपलाइन बदलने का ठेका दे दिया। अरे हम बेवकूफ हैं क्या? कहां लेके जाओगे इतना पैसा? कई इलाकों में मैं घूम रहा हूं दिल्ली के अंदर, बिल पे बिल आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। टूंटी में कल नजफगढ़ में जब थे हम, तो एक आदमी कहता है जी 15 साल से एक बूंद पानी नहीं आया, हम तो बोरिंग का पानी पी रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया अभी। यहां भी ऐसा हो रहा है क्या? तो पानी क्यों हो रहा है? क्योंकि भ्रष्टाचार है। पानी महंगा हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार है। बिजली महंगी हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार है। अब गैस की बात करते हैं, महिलाओं की। गैस क्यों महंगी हो रही है? इन्होंने कर दिया ना, 9 सिलेंडर मिलेंगे। कितने के 9 सिलेंडर? 411 रुपए के। और 10वां सिलेंडर कितने का? 942 रुपए का। क्यों महंगे हुए सिलेंडर? सरकार ने 9 सिलेंडर क्यों कर दिए? क्योंकि भाजपा की जब सरकार थी 2000 में, तो हमारे जितने भी देश के गैस के कुएं थे, वो सारे गैस के कुएं उठा के भाजपा ने मुकेश अंबानी को दे दिए। उसके बाद मुकेश अंबानी जब बार बार सरकार में पैसे खिलाता है और गैस के दाम बढ़वा लेता है, सरकार में रिश्वत देता है और गैस के दाम बढ़वा लेता है। 2010 के अंदर जब उसने दोबारा गैस के दाम बढ़वाने की कोशिश की, तो जयपाल रेड्डी मंत्री थे, उन्होंने कहा और अगर गैस के दाम बढ़ाएंगे तो जनता में हाहाकार मच जाएगा और दाम नहीं बढ़ा सकते। तो उसने गैस की प्रोडक्शन कम कर दी, गैस के कुएं बंद कर दिए उसने थोड़े दिन के लिए। कहता है जब तक बढ़ाओगे नहीं तब तक मैं गैस नहीं देता। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए था, उसके गैस के कुएं वापस ले लेने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने यह नहीं किया।
पैसे खा रखे थे सरकार ने। सरकार ने क्या किया, जयपाल रेड्डी को ही हटा दिया, मंत्री को ही हटा दिया। अब सरकार नया मंत्री लेके आई है, मोइली जी का नाम सुना है, वीरप्पा मोइली, वो नए मंत्री आए हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अंदर, पहले मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर था, तो बहुत सारे दोस्त हैं, वो बताते रहते हैं क्या होने वाला है। मेरी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने फाइल पे साइन कर दिया, अगले 3-4 महीने के अंदर गैस के दाम दुगने करने वाले हैं ये लोग। जो आपको 411 रुपए का सिलेंडर मिलता है, वो 900 रुपए के 9 सिलेंडर मिलेंगे, और जो 942 रुपए का सिलेंडर है वो 1800 रुपए का मिलेगा। तैयारी कर लो सारे जन। इसलिए महंगी है गैस, क्योंकि पैसे खा रखे हैं। इसलिए महंगी है बिजली, क्योंकि पैसे खा रखे हैं। इसलिए महंगा है पानी, क्योंकि पैसे खा रखे हैं इन लोगों ने। और ये सारा पैसा कहां लेके गए? स्विस बैंकों में। स्विस बैंक का नंबर बताऊं? ये नंबर लेके आया हूं आज मैं स्विस बैंक का। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के स्विस बैंकों के नंबर नोट कर लो, पेन पेपर है तो। 5090160983। ये एक भाई का नंबर है, कौन सा किसका है मेरे को याद नहीं है, मैंने गलत बोल दिया तो ये मानहानि कर देंगे मेरे खिलाफ। और मेरे पास पैसे नहीं है, अनिल अंबानी तो 10,000 करोड़ की मानहानि कर देगा मेरे खिलाफ, मैं जिंदगी भर जेल में बैठा रहूंगा। एक भाई का ये है, दूसरे भाई का है 5090160984। ये इनके स्विस बैंकों के नंबर है। आप पूछोगे आपको कहां से मिले, पूछोगे आपको कहां से मिले ये नंबर? मैंने बताया मैं इनकम टैक्स में पहले कमिश्नर था, इनकम टैक्स की इनकी फाइलें देख के आया हूं मैं, उसके अंदर ये नंबर लिखे हुए हैं। मेरे दोस्त हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मैं इनकम टैक्स की फाइलें देख के आया हूं। और अगर ये झूठ बोल रहा हूं मैं, तो आज पटेल नगर में इस मंच से मैं मुकेश अंबानी को चुनौती देता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कर दो, सच का सच और झूठ का झूठ, पानी का। 9 नवंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके स्विस बैंक के अकाउंट सारे मीडिया में बताए थे। उसके बाद मुकेश अंबानी ने सारे टीवी चैनलों को नोटिस भेज दिए कि आपने अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिखाई। मेरे को नोटिस नहीं भेजा, इनको नोटिस भेज दिए। ये बेचारे इनका क्या कसूर है, इन्होंने तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। अरे अगर भेजना ही था नोटिस, मेरे को भेजते नोटिस। मेरे को अगर नोटिस भेजते और कोर्ट में मामला जाता तो मैं जज को कहता इनकम टैक्स की फाइलें मंगा लो, फाइलों के अंदर लिखा हुआ। मुकेश अंबानी केस हार जाता। इसलिए भ्रष्टाचार है। ये सारा का सारा पैसा मजदूरों का पैसा, आम आदमी का पैसा, गरीब जनता का पैसा चूस चूस के ये लोग स्विस बैंकों के अंदर ले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि करना क्या है? लुटते रहेंगे क्या? करना क्या है? क्या करें अब? सारे चुप। क्या करना चाहिए? सरकार तो बदलनी ही बदलनी है, सरकार तो बदलेगी ही बदलेगी। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें कौन कौन है जो कांग्रेसी हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े कर देना, जो जो कांग्रेस वाले हैं हाथ खड़े कर देना जरा। अब नहीं है, वो हाथ नीचे कर लिया, करे अब नहीं है, पहले थे। कौन कौन है जो भाजपा वाले हैं? भाजपा वाले 1 2 3 4, भाजपा वाले तो कई हैं, पीछे भी कई लोग हैं भाजपा के। आज आपके सामने आपको चॉइस करनी पड़ेगी। एक तरफ चुनाव तो 9 महीने के बाद है, नवंबर के महीने में है, उसमें तो बीजेपी और कांग्रेस को हटा के और उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन अभी क्या करना है? क्या हम चुप बैठेंगे अभी? मेरा एक सुझाव है, अगर सारी दिल्ली बिजली के बिल देना बंद कर दे तो मुझे लगता है अनिल अंबानी की नानी याद आ जाएगी, उसको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा। कर सकते हैं? बिजली काट देंगे, वो कह रहे हैं बिजली काट देंगे। बिजली जोड़ लेना, दोबारा बिजली जोड़ लेना, पेनल्टी लगा देंगे, ब्याज लगा देंगे। मैं कई जगह ये जाके बात करता हूं लोगों से। इस देश की जनता डरी हुई है,
और जिस देश की पूरी कौम डरी हुई हो, उस देश को तो अनिल अंबानी चूसेगा ही चूसेगा, उसको तो शीला दीक्षित चूसेगी चूसेगी। कसूर हमारा है, कसूर अनिल अंबानी का नहीं है, कसूर शीला दीक्षित का नहीं है। जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो गई अनिल अंबानी के खिलाफ, जिस दिन इस देश की जनता शीला दीक्षित के खिलाफ खड़ी हो गई और सारी दिल्ली ने बिजली के बिल देना बंद कर दिया, मुझे लगता है इन लोगों को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ेगा। तो मेरा पहला मकसद ये है कि किस तरह से इस देश की कौम के अंदर निडरता पैदा की जाए, उनके अंदर जज्बा पैदा किया जाए। जो आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेज तो उनकी बिजली भी काट देते थे, अंग्रेज तो उनको कोड़े बरसाते थे, वो तो नहीं डरे। हम सब आज डरे हुए हैं, इसलिए हमको चूसा जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, भाई आज मेरी कैलकुलेशन ये दिखाती है, इसको थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, भाई इधर आ जाओ। मेरी कैलकुलेशन ये दिखाती है कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आधे होने चाहिए। अगर आप सब लोग इनको चिट्ठी लिखो, भाई हम तो आधे दाम देंगे, हमारे हिसाब से आधे दाम बनते हैं, लेने हैं तो लो, नहीं लेने हैं तो मत लो। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? हाथ तो खड़े कर रहे हैं, देंगे नहीं सब लोग, करेंगे नहीं सब लोग। बिजली अगर काटने आ जाएं, बिजली काटने आ जाएं तो मेरे को बुला लेना, आपकी बिजली मैं जोड़ के जाऊंगा, फोटो खिंचवा के थाने में दे दूंगा, बिजली मैंने जोड़ी थी, जेल भेजनी है तो मेरे को भेज देना। लेकिन अगर ब्याज और पेनल्टी लगेगी वो तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर सारी दिल्ली तैयार, और केवल आपको नहीं करना, पड़ोसियों से भी कहना है, जाके यहां से पैम्फलेट ले जाना, पैम्फलेट पढ़वाना पड़ोसियों को। अगर सारी दिल्ली बिजली के बिल देना बंद कर देगी, साथियों, अगर अनिल अंबानी से हम डरने लग गए, शीला दीक्षित से डरने लग गए, तो देश नहीं बचने वाला। एक ही आदमी से डरना है, वो है नीली छतरी वाला, उसी से डरना है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाकी सब, अगर भगवान से डरोगे और बाकी लोगों से डरना बंद कर दोगे, अपना आप भगवान सारा ठीक करता जाएगा। ये जो इतना बड़ा आंदोलन बना, अन्ना जी आए, लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर के आ गए, कैसे बना ये इतना बड़ा आंदोलन? कभी सोचा? हम लोगों की वजह से नहीं बना, हम तो निमित्त मात्र हैं। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। ये पूरा आंदोलन इतना बड़ा बना क्योंकि मेरे को पूरा यकीन है कि ऊपर कोई प्राकृतिक शक्ति है जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। भगवान इस आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, इसलिए जीत हमारी होगी। हम हार ही नहीं सकते, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम हार ही नहीं सकते क्योंकि भगवान हमारे साथ है। ये कई लोग कहते हैं कि ये पार्टी, आपके पास तो केवल भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है, शिक्षा पे आपको क्या कहना है, स्वास्थ्य पे आपको क्या कहना है। हमने कहा भाई अगर एक पार्टी, हमारे पास भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार की दवाई है हमारे पास, अगर आम आदमी पार्टी आती है तो 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर देगी देश से। अगर एक पार्टी 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार ही दूर कर दे तो ये कम बात है क्या? कहते हैं और मुद्दों पे, अरे शिक्षा पे आपको क्या कहना है? हमने कहा जी शिक्षा ठीक हो जाएगी, भ्रष्टाचार ठीक हो गया तो। कहते हैं स्वास्थ्य पे आपको क्या कहना है? हमने जी स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, भ्रष्टाचार ठीक हो गया तो। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग जाएंगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है आपकी? हमने कहा जी सारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, भ्रष्टाचार ठीक हो गया तो। एक भ्रष्टाचार के ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं, उसी की वजह से महंगाई है। तो साथियों, मेरे को तो केवल यही कहना है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, ये इस देश के आम लोगों की लड़ाई है। इसी वजह से हम लोगों को इसके अंदर कूदना पड़ा था। ये जितने लोग आप आए हैं, किसी को भी ट्रकों में भर के नहीं लाया गया, किसी को भी बसों में भर के नहीं लाया, हमने पैसे नहीं दिए किसी को आने के लिए, खुद अपने पैसे से आए हैं और यहाँ चद्दर में भी पैसे डाल रहे हैं, खुद आए हैं और पैसे और दे के जा रहे हैं। वो पार्टियां जो करती हैं वो पैसे दे के लाती हैं, पैसे ट्रकों में भर भर के लाती हैं और लंच और डिनर भी खिलाती हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो ये हमारी सबकी लड़ाई है, हम सबको मिलके एक ही आदमी इस देश को बचा सकता है और वो है आम आदमी। ये लोग कह रहे हैं ना कि अगला चुनाव जब होगा तो राहुल गांधी और मोदी के बीच में होगा। ये राहुल गांधी और मोदी के बीच में नहीं होगा अगला चुनाव। अगला चुनाव होगा एक तरफ सारे देश के नेता खड़े होंगे, एक तरफ सारे देश की पार्टियां खड़ी होंगी और दूसरी तरफ इस देश की जनता होगी। नेताओं और जनता के बीच में होगा और जंग छिड़ चुकी है, युद्ध शुरू हो चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है और ये धर्म युद्ध है। एक तरफ ये सारे कौरव खड़े हैं और एक तरफ इस देश की जनता खड़ी है, पांडव खड़े हैं और अंत में जीत जो है वो सच्चाई की होगी।
मैं आपसे अब आपका टाइम और आपका पैसा दोनों मांगने के लिए आया हूं। अगर ये युद्ध हमें जीतना है तो इस देश की ये पार्टियों को तो टाटा और अंबानी पैसे दे देते हैं और हम इनके स्विस बैंक के अकाउंट जनता को बता देते हैं, तो हमको तो ये टाटा अंबानी पैसे देने वाले नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनी हमको तो पैसे देंगी नहीं। हमको तो आपके 10-10 रुपए से ये चुनाव लड़ना है। 10 रुपया जब अपने बच्चों का पेट काट के एक माँ हमको 10 रुपया डोनेशन देगी तो इनके 10 करोड़ रुपए से ज्यादा उसका आशीष हमारे साथ कर देगा। हरा ही नहीं सकता आम आदमी को। तो अंत में मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा। एक तो ये कि आपका समय चाहिए। नवंबर में चुनाव है, 9 महीने की बात है। जिन जिन लोगों के पास अपने खाने पीने का जुगाड़ है, अगर हो सके तो 10 महीने अपनी दुकान बंद कर देना या छुट्टी ले लेना या नौकरी छोड़ देना। ये आज़ादी की लड़ाई है, देशभक्ति की बात है। मंदिर जाते हो? कौन कौन जाता है मंदिर? सारे जाते हैं मंदिर। मंदिर में जो भगवान की पूजा करते हैं उससे बड़ी पूजा देश की पूजा है, देशभक्ति उससे बड़ी पूजा है। अगर हम इस वक्त देश के लिए नहीं आएंगे तो 1977 में जयप्रकाश आंदोलन के टाइम में हमको मौका मिला था, ये मौका आज 40 साल के बाद आया है। अगर ये मौका हम लोगों ने खो दिया तो मेरे को तो लगता नहीं मेरी जिंदगी में दूसरा मौका आने वाला। इस मौके को हम नहीं खो सकते। तो जो लोग समय दे सकते हैं, 2 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, पूरा समय दे सकते हैं, कल सवेरे मैं ये एड्रेस बताता हूं, इस एड्रेस पे सब लोग पहुंचना। ये है T754B बलजीत नगर। और आप अपने इलाके में पर्चे बांटना, अपने घर में कुछ लोगों को बुला के उनके साथ उस पर्चे पे चर्चा करना। एक सीडी है, उसमें फिल्म बनाई है हमने दिल्ली की हकीकत को दिखाते हुए, वो फिल्म भी दिखाना अपने आसपास के लोगों को। एक हम लोगों ने सर्वे कराया था दिल्ली में। उस सर्वे में लोगों ने कहा जी बीजेपी और कांग्रेस से तो सारे परेशान हो चुके हैं, लेकिन लोगों को ये लग रहा है ये बेचारे आम आदमी पार्टी वाले 4 ही तो आदमी हैं, प्रशांत भूषण, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, इन 4 लोग बेचारे ये कहां चुनाव लड़ेंगे। और ये कांग्रेस और भाजपा वाले तो मगरमच्छ चबा जाएंगे इन लोगों को, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। अब उनको बताना पड़ेगा कि ये 4 नहीं बचे, दिल्ली में 40 लाख हो गए, ये लोग 40 लाख हो गए। तो एक ये बोर्ड बनाया है, इस बोर्ड पे लिखा है देश को बचाने के लिए हमारा परिवार देगा आम आदमी पार्टी का साथ। ये बोर्ड है, ये बोर्ड पीछे से जरूर लेके जाना, पीछे से ये बोर्ड लेके जाना, अपने अपने घर के बाहर लगा लेना। अगर पूरे पटेल नगर में हर घर के बाहर ये बोर्ड लग गए तो मेरे खिलाफ कांग्रेसियों को तो नींद नहीं आएगी उसके बाद। कौन कौन लेके जाएगा बोर्ड पीछे से? सबको लेके जाना है। और आखिर में एक ये गुल्लक है, इस पे लिखा है देश बचाने के लिए आम आदमी कोष। इसको अपने घर में रख लेना, ये भी पीछे मिल रहा है। और रोज भगवान का नाम लेके, धर्म के नाम पे इसमें जितने पैसे डाल देना। और इसी पैसे से ये सारी पार्टियां कह रहे हैं चुनाव के लिए पैसा कहां से आएगा, चुनाव के लिए पैसा इस गुल्लक से आएगा, इससे चुनाव लड़ेंगे हम इन बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा नहीं लेने वाले, क्योंकि इन बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा ले लिया तो बनने के बाद फिर बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आपसे पैसा लेंगे तो बिजली के दाम घटाने पड़ेंगे, नहीं तो आप आके कहोगे मेरा गुल्लक वापस करो। तो ये गुल्लक ले जाना पीछे से और ये सबको साथ जुड़ना है। लास्ट में किन किन लोगों की वोट नहीं बनी हुई जरा ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो। वोट नहीं बनी हुई जिसकी, सब लोगों को वोट बनवानी है, जाके वोट बनवा लो। इस धर्म युद्ध के अंदर ये सबसे जरूरी है, वोट बनवानी पड़ेगी सब लोगों को। सारे जाके अगले 1 महीने के अंदर वोट बनवा लेना। अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी दिक्कत हो वोट बनने में, तो ये अंकुश नारंग है, इनके दफ्तर का एड्रेस मैंने अनाउंस किया, इनसे संपर्क करना। हम आपकी मदद करेंगे वोट बनवाने में, हम आपकी मदद करेंगे सर जी। जिन जिन की वोट नहीं बनी हुई हम आपकी मदद करेंगे। अब मैं आपको 3 शपथ दिलवाना चाहता हूं, 3 कसम खा के जाएं यहां से देश के लिए। इसमें पहली कसम थोड़ी मुश्किल है। जो लोगों को लगता है वो ये नहीं कर सकते वो कसम ना खाएं, वो बोले ना। और जिन जिन लोगों को लगता है वो कर सकते हैं वो ही बोलें। मैं पहले बता देता हूं कि क्या कसम है। मैं शपथ लेता हूं
कि मैं अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत दूंगा और ना कभी रिश्वत लूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि आज व्यवस्था खराब है। अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो वो रिश्वत नहीं देंगे। मेरा एक दोस्त है, वो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई करता है। वो कहता है जी मेरा दिन शुरू होता है रिश्वत देने से और मेरा शाम हो जाती है रिश्वत देने देते। जिस सरकारी अस्पताल में जाता हूं वही कहते हैं जी दवाइयां नहीं चाहिए, बिल दे दो, आधे तुम रख लेना आधे मैं रख लेता हूं। वो हर साल हमको डोनेशन देता है। कहता है मैं डोनेशन आपको इसलिए देता हूं क्योंकि मेरे को अब उल्टी आने लगी है, मैं दवाइयां देना चाहता हूं, मैं बिल नहीं देना चाहता, मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। इस देश का बिजनेसमैन, व्यापारी, आम व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन सरकार उसको मजबूर करती है। तो जिन जिन लोगों की मजबूरी है रिश्वत देना, वो मेरे साथ ना बोलें इस पहली शपथ में। बाकी लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, मैं बोलूंगा आप पीछे पीछे दोहराएंगे। जिसको भी आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, अगर भगवान में यकीन नहीं रखते तो अपने बच्चों को सोच के, और ये शपथ बड़ी ईमानदारी से लेना। मैं शपथ लेता हूं, किसी की आवाज नहीं आ रही, सबकी मजबूरी है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत दूंगा और ना कभी रिश्वत लूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। अब दूसरी शपथ, दूसरी शपथ सबके लिए कंपलसरी है, लेनी पड़ेगी। वो है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं हर चुनाव में वोट डालने के लिए जरूर जाऊंगा। ये तो जाना पड़ेगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं हर चुनाव में वोट डालने के लिए जरूर जाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं हर चुनाव में वोट डालने के लिए जरूर जाऊंगा। और तीसरी शपथ, यह भी कंपलसरी है सबके लिए, कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं किसी भी चुनाव में दारू लेके और पैसा लेके वोट नहीं डालूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं किसी भी चुनाव में दारू लेके या पैसा लेके या कोई और प्रलोभन लेके वोट नहीं डालूंगा। मैं अपनी आत्मा की आवाज से वोट डालूंगा। और अंत में दो लाइन मैं एक गीत की सुनाना चाहता हूं। मैं गाता अच्छा नहीं हूं, मेरा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन हमारी ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका पैगाम क्या है, इसका संदेश क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर इंसान का इंसान से भाईचारा हो, प्यार हो, हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहें, सारी जाति सारे धर्म के लोग भाई भाई की तरह रहें। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा,
यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की जाग गया भाई, जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा।